त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये मृदकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। मुसलमान राजाओं में एक सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का एक विशेष दिन है, वो मीन्स काफी समय बाद ऐसे थोड़ा ध्यान में आया। पहले से होता तो थोड़ा सा और कुछ विशेष कर सकते थे। आज है 21 नवंबर 2025। आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले 21 नवंबर 2015 में इस व्याख्यान माला का प्रथम व्याख्यान हुआ था। और परम आदरणीय योगेश जी भाई साहब के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके तरफ से मिले हुए मार्गदर्शन से ये व्याख्यान माला 14 नवंबर 2015 को एक अपनी मीटिंग थी, बैठक थी, उसमें वो डिसाइड करी किया हुआ था कि हम ऐसी एक व्याख्यान माला जो बिना पैसा निःशुल्क रूप से चलेगी, जिसमें अनेक चिकित्सक महानुभाव और अनेक चिकित्सक के साथ साथ जो अपने टीचर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स, इन सभी के माध्यम से हम ज्ञान यज्ञ में आहुति लेंगे, ग्रहण करेंगे और उसके माध्यम से हम आयुर्वेद के लिए अनेक अच्छे वैद्यों का निर्माण करेंगे। तो आज उसको 10 साल हो गए। और बहुत मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि बाय चांस ही ऐसा हो गया कि 21 नवंबर है, 25 है, साथ में 2025 और शुक्रवार भी है। कई बार ऐसा मैंने जब देखा पूर्व में कि 8 साल पूरे हुए, 7 साल पूरे हुए, 9 साल पूरे हुए, तो वो शुक्रवार को नहीं होते, शुक्रवार से आगे पीछे डेट होती है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी हृदय की भावनाएं सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो अन्य चिकित्सक इसको रेगुलर रूप से यूट्यूब पर सुनते हैं, उनके साथ साझा नहीं कर पाते। मगर आज बहुत अच्छा दिन है, 21 नवंबर, और 15 और 25 10 साल है। तो मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है और मैं अपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के उन सभी चिकित्सकों के सामने नतमस्तक हूँ कि जिन्होंने, जब ये ऑफलाइन चल रहा था, 200 241 लेक्चर तक है ना, 242 से ये ऑनलाइन करना पड़ा कोविड के महामारी के समय में। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी चिकित्सक के अनवरत समर्पित भाव के योगदान के कारण है कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं, मैंने कहा कि अच्छा कोई स्पीकर नहीं है मेरे पास, तो उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स कहते मैडम कभी भी बुला दीजिए, कभी भी बता दीजिए, 2 मिनट पहले बता दीजिए, है ना। और वो तुरंत ही आ जाते थे और उन्हीं के कारण, और नो डाउट वहाँ जो स्टूडेंट्स थे मेरे, 1000 स्टूडेंट्स जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पढ़ते हैं, उनको भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि कभी कभी किसी लेक्चर में एक भी स्टूडेंट नहीं होता था, तब भी मैंने जो सामने स्टूडेंट मिल गए उनको मैंने कहा कि बेटा आज शुक्रवार है, पढ़ लोगे, चलो पढ़ते हैं। तो किसी ने मना नहीं किया कि नहीं मैडम हम तो बिजी है, कुछ काम से जाना है, ये है वो है, कुछ भी नहीं, चलो मैडम चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ज्ञान ग्रहण करने के लिए भी अपनी ग्राह्यता बनाई। तो मैं उन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि एक ऐसा विश्व आयुर्वेद परिषद का प्रकल्प, जिसमें अ, बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद मिले, बहुत सारे लोगों के हमें सहयोग मिला, सहकार मिला। और कहीं ना कहीं जब भी मैं इस विषय की बात करती हूँ कि भाई हमें इस तरीके से एक
चिकित्सक जो हमसे प्रायोगिक क्लिनिकल काम को शेयर करे और हमें इसका मार्गदर्शन मिले और हम आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सके और उनको मार्गदर्शन दे सके, जिससे कभी ना कभी जब आयुर्वेद राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हो तो हम बहुत अच्छे चिकित्सकों को वहां उनके सामने, भारतवर्ष के सामने रख सके। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अभी हमें आशीर्वाद देने के लिए योगेश जी मिश्रा भाई साहब आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और आज भी 21 नवंबर का दिन है, जब 21 नवंबर को हम मिले थे। 14-15 नवंबर से एक जो मैंने पहले आपको बताया कि उस सेमिनार में हमने वर्कशॉप में ये डिसाइड किया था, तो मैं भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब, आप पधारे। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी उत्साहजनक है। ओवर टू यू भाई साहब। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मेरी बहन सरीखी डॉक्टर हेतल, जो धीरे धीरे अपने आयुर्वेद के स्नेह और प्रेम के कारण भी हमारा स्नेह करती है। हम लोग जयपुर में अब से 10 वर्ष पहले विश्व आयुर्वेद परिषद की एक संगोष्ठी, एक कार्य समिति की बैठक, इस सब के निमित्त गए थे और डॉक्टर बलदेव जी उस समय जयपुर में NIA में कार्यरत थे। इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ता एकत्रित हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। उसी समय इन दोनों लोगों ने, डॉक्टर हेतल और डॉक्टर बलदेव जी, दोनों लोगों ने तय किया कि नहीं भाई, साप्ताहिक संगोष्ठी एक लगातार करेंगे। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि किसी भी प्रोजेक्ट को 10 वर्ष तक परिस्थितियां बदली, बीच में कोरोना आया, तब फिर हम लोगों ने इसको ऑनलाइन किया, लोग जुड़ते गए। लेकिन इतने दिनों में, 10 वर्ष में, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। प्रति सप्ताह निश्चित समय पर 10 वर्ष तक लगातार उसी संकल्प को दोहराना, ये स्वयं में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये विश्व आयुर्वेद परिषद ने आज पूरे देश में जो एक छवि बनाई है, हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, नहीं किया अलग बात है, लेकिन वातावरण आयुर्वेद पक्ष में बना है। ये जो कुरुक्षेत्र है, ये तो बाद का डेवलपमेंट है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, कुरुक्षेत्र, ये जो छोटे राज्यों में विश्वविद्यालय की संकल्पना आई, इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद के जो अग्रणी कार्यकर्ता थे, उनकी बड़ी भूमिका थी। मुझे स्मरण है कि हम लोग एक कार्यक्रम के निमित्त एक दूसरे प्रकार का कार्यक्रम करते थे। हम लोग अन्य जो संगठन है उनके साथ भी लेकर करते थे। उसका नाम था भारतीय स्वास्थ्य चिंतन। और भारतीय शब्द जब आता है स्वास्थ्य चिंतन के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से लोग ही कहते थे कि आप क्यों इसको भारतीय स्वास्थ्य चिंतन कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते आयुर्वेदीय स्वास्थ्य चिंतन। मैंने कहा नहीं, भारतीय शब्द कहने से कुछ अन्य जो पद्धतियां हैं उनके कुछ अच्छे कार्यकर्ता भी हमसे जुड़ सकते हैं, तो जुड़ें। तो आयुर्वेदेतर लोग भी विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़े। तो उस समय आदरणीय शंकर जी स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके सामने हम लोगों ने कहा कि भाई एक विश्वविद्यालय आपके यहाँ से प्रारंभ हो सकता है क्या। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने कहा। और इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट तक की जो कक्षाएं थी, उनमें आयुर्वेद का एक प्रश्न पत्र तय किया गया
और सिलेबस बना बाकायदा कि कक्षा 2 में किन 2 वनस्पतियों को पढ़ाना, नीम और पीपल। तो कक्षा 5 में जब आए विद्यार्थी तो अड़ोस पड़ोस में होने वाले जो वृक्ष हैं उनके गुण कर्म से परिचित कराया जाए। कोई आम के अमरूद होगा, तो ये सब चीजें वहां से प्रारंभ होंगी और ऐसे इंटरमीडिएट में आते आते एक 20-25 द्रव्यों का उसको परिचय हो जाए, तो मैंने वातावरण बने। बाद में उनकी सरकार, बाद में वो मुख्यमंत्री भी रहे और विश्वविद्यालय की स्थापना का सूत्र बन गया। वहां तब से अब तक लगातार कार्यक्रम हो रहा है। पंजाब में, हरियाणा में, इन सब प्रांतों में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हम लोग करते थे। तो अब इस प्रकार से और कार्यक्रम का ये शुरू, तो ये जो डॉक्टर बलदेव जी, डॉक्टर हेतल जी, इनका जो योगदान है वो निश्चित रूप से अच्छा है। इसी सातत्य के कारण से देश भर में और विदेशों के भी कुछ स्थानों पर आयुर्वेद का वातावरण बना है। परिस्थिति बदली, सरकार बदली और आयुष को एक अलग से स्वतंत्र मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग से अलग कर दिया गया। उसके कारण से भी सब जगह लाभप्रद स्थिति में हम लोग हैं। लेकिन ये जो बड़े कार्यक्रम हैं, इनकी अपेक्षा छोटे कार्यक्रमों से मैन टू मैन अप्रोच होती है। तभी डॉक्टर हेतल जी ने जो बात रखी कि हमारा लक्ष्य है कि अगली पीढ़ी को आयुर्वेद का सही स्वरूप, और आयुर्वेद का सही स्वरूप माने कि उसका क्लिनिकल स्वरूप है, वो पहुंचे। इसमें इनका निश्चित रूप से योगदान है। एक छोटा सा निवेदन मैं और करना चाहूंगा। विश्व आयुर्वेद परिषद के भी सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के बाद में बहुत छोटी सी राशि, कुल 1100 रुपए में आजीवन सदस्यता प्रदान की जाती है। तो जो लोग भी इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं या आगे के कार्यक्रम में होंगे, ऑनलाइन सब व्यवस्था है, ऑनलाइन ही पेमेंट होना और तो थोड़ी देर बाद सर्टिफिकेट का। तो हम लोग करेंगे, वैसे ऐसा नहीं है। हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं कि जो हमारे सदस्य हैं वही हमारे सदस्य नहीं हैं, बाकी जो लोग हैं वो सब भी आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार संख्या बल जब बढ़ेगा, आजकल हमारे पास लगभग 10,000 की संख्या में सदस्य संख्या है पूरे देश में, लेकिन ये संख्या बल बढ़ेगा तो उससे उसी में से और अच्छे कार्यकर्ता भी निकल के आएंगे। तो ये निवेदन करते हुए बहन हेतल ने मुझे स्मरण किया, इसलिए उनको साधुवाद कहते हुए मैं अपनी बात, क्योंकि मुख्य रूप से आप जिनको सुनने के लिए आए हैं वो विषय अलग है, लेकिन मैं तो ये बताया है कि विश्व आयुर्वेद परिषद ने सब फ्रंट पे, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, चिकित्सकों के लिए, औषध निर्माताओं के लिए, पत्रकारों के लिए, विदेश में जो आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं उन सब के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आयाम हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। वो सब आयामों के माध्यम से उनका सम्मिलित निचोड़ ये है कि एक बार वातावरण बना है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब पिछले 10 सालों में जो शोध में करके लोग निकले हैं, जो आयुर्वेद के पीजी करके निकले हैं, आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार, चिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार, ऐसे सब कार्यक्रम केवल हम इसलिए करते हैं कि जिससे कि बाकी लोगों में एक कंपटीशन का भाव प्रकट हो। तो ऐसा सब आपके सामने है और मैंने अपना निवेदन भी आप लोगों से कर दिया। मुख्य रूप से आप जिन लोगों के लिए सुनने के लिए पधारे हैं उनका समय बेकार ना जाए, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और मैं अपना माइक जो कार्यक्रम की संयोजिका या जो भी है डॉक्टर हेतल को वापस कर रहा हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके आशीर्वचन के लिए,
आपके वचन हमेशा प्रेरणादायी रहते हैं और नया उत्साह भर देते हैं और कहीं न कहीं एक बहुत अखंड ऊर्जा का काम करते हैं और हमें ऐसे ही आपका स्नेह और मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहेगा जिसके हम और भी आगे इसी तरीके से अनेक स्टूडेंट्स अध्येता और इन सभी तक आयुर्वेद के इन सिद्धांतों को ले जा सके और कहीं न कहीं आयुर्वेद के लिए बढ़िया एटमॉस्फेयर बने ऐसी आपकी जो इच्छा है हम सभी मिलके काम कर रहे हैं अनेक लोगों के सहयोग से ये चल रहा है और उन सभी स्पीकर्स को आज 530वां लेक्चर है उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपका समर्पित भाव से दिया गया आहुति रूपी ज्ञान एक दिन बहुत अच्छी तरीके से भारतवर्ष के लोगों की स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और रोगी के रोग को मुक्त करने के लिए ये अवश्य एक स्तंभ की तरह काम करेगा जो दिल्ली में मेहरौली में है जिस विष्णु स्तंभ को कभी भी जंग नहीं लगता है ना तो उसी स्तंभ का काम हमारा ये क्रियात्मक योगदान वाला पक्ष बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद योगेश जी भाई साहब कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और इतने अच्छे आशीर्वचन दिए और विश्व आयुर्वेद परिषद की अनेक गतिविधियों से भी आपने सभी को रूबरू करवाया बहुत बार हम इंगित नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली बहुत सारे कार्यकर्ताओं के दिन योगदान से चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद के लिए अपना समर्थ वातावरण बनाने के लिए योगदान करते हैं प्रणाम भाई साहब सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आज के व्याख्यान की तरफ हम जाते हैं और आज का व्याख्यान का जो अपना विषय है बहुत ही अच्छा है मैं आज के स्पीकर को निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्लाइड अगर डिस्प्ले करके रख देंगे तो लोगों को एक ध्यान में भी आ जाएगा और मैं तब तक आपका परिचय सबके सामने रखना चाहूंगी आज के हमारे जो स्पीकर है उनका जो विषय है वो है फ्लू मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन इन आयुर्वेदा बहुत ही अच्छा टॉपिक है कई बार हमें ऐसा लगता है कि अच्छा इसमें आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या करेंगे मगर पहले भी डॉक्टर साहब ने जब इमरजेंसी होती है तब भी संभाला हुआ है और इससे पहले भी आपका एक व्याख्यान हुआ है तो आप बहुत अच्छे स्पीकर है और आज का व्याख्यान का विषय भी बहुत ही अच्छा है आपका शुभ नाम है डॉक्टर निशांत शुक्ला जी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एमडी इन आयुर्वेदा काय चिकित्सा से आपने पूरी की है और आपकी डॉक्टरल डिग्री स्पेशलाइजेशन आयुर्वेदिक साइकियाट्री फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से आपने पूरी की है आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द काय चिकित्सा गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में आपने उस पद को सुशोभित किया है और आपने 4 पुस्तकें भी लिखी है जिसमें रक्तपित्त एंड इलस्ट्रेटेड डायबिटीज और कुछ शॉर्ट टेक्स्ट बुक भी है मेडिकल इमरजेंसीज आवरण एंड इट्स मैनेजमेंट बहुत सारे 90 से ज्यादा रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड है नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर आप 5 जर्नल में एज अ रिव्यूअर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एडिटोरियल बोर्ड के 6 जर्नल के आप मेंबर भी है आपने बहुत सारे लेक्चर्स डिलीवर किए हैं जो जिससे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में जिसकी सहभागिता 40 है डॉक्टर निशांत जी ने एक डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर के रूप में इंडस ग्लोबल हेल्थ समिट में भी अपनी भूमिका निभाई है इसके सिवाय आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी पहले वाला लेक्चर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अभी बीच में एक बार इमरजेंसी हो गई थी तो मैं ऑन द स्पॉट तात्कालिक देखती हूँ कि आज के कौन कौन पर्सनालिटी ने महानुभाव ने ज्वाइन किया है तो मुझे निशांत जी का देखा तो तुरंत मैंने सर डॉक्टर साहब को कहा रिक्वेस्ट किया मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्लिनिकल कुछ बताइए मैं तब तक स्पीकर जी से बात करके आती हूँ और आपने तुरंत संभाल लिया डॉक्टर साहब
और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस प्रकार से हेल्प हो जाती है तो मुझे है ना ऐसे लगता है कि कहीं जिसने ज्वाइन किया है उसका समय ना व्यर्थ जाए और वो लेफ्ट भी ना करे, कहीं ना कहीं कुछ गेन करके जाए क्योंकि वो कुछ यहाँ ज्ञान पाने के लिए आए हैं। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं आज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करती हूँ आज का व्याख्यान प्रेजेंट करने के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हेतल मैडम। आज जो आपने एक सुयोग समन्वय की बात की कि 10 साल से ये एक अविरत यात्रा चली है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी दिन को मेरा व्याख्यान है। ये ईश्वरीय कृपा है और कुछ नहीं। बस ये यात्रा अनंत चलती रहे, ज्ञान गंगा अविरत बहती रहे, यही आपसे निवेदन है। आप इस चीज को बिना थके बिना हारे इस चीज को निरंतर चलाते रहें। जहां कभी कहीं भी सहयोग होगा वहां पर कोई ना कोई जो है वो साथ आता रहेगा। गंगा गंगोत्री से शुरू होकर के बे ऑफ बंगाल तक जाती है, बंगाल तक जाती है और उसमें काफी सारी नदियां, इवन यमुना भी जो है उनको एड ऑन कर देती हैं। तो दूसरी भी ऐसे संस्थाएं साथ में आ जाएं और आयुर्वेद का विकास हो, आयुर्वेद एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हो, उसके लिए एक हम प्रयत्न करें। मैं यहाँ पर उपस्थित लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर का भी मैं नमन करता हूँ, योगेश जी का भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे पूर्व इस पूरी श्रृंखला के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि क्यों ये जरूरी है। आज कहीं ना कहीं हमारी जो टीचिंग मेथड है उसमें लिमिटेशंस है, इसको हमें कबूल करना पड़ेगा। हमें इसको कहीं ना कहीं आगे लेकर के भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कुछ एक केसेस अगर मैं प्रेजेंट कर पाया तो करूंगा, पर ये जरूरी है कि हम इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स को, एक्यूट इमरजेंसीज को हम टैकल करें। एटलीस्ट माइल्ड टू मॉडरेट इमरजेंसी को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको टैकल कर सकते हैं तो काफी अच्छा हमें फायदा हो सकता है। अगर कोविड-19 की ही मैं बात करूं तो जोधपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर में एक प्रिलिमिनरी वर्क हुआ था और उसका रिजल्ट्स भी जो है वो प्रॉमिसिंग थे। अगर वो काफी दूसरी जगह पर होता, दैट वाज व्हाट इज पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो भी केसेस है उनको जो है वो कोई ऑल्टर्ड रिएक्शन या फिर उनको इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी थी, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये एक प्रकार से 30 के ग्रुप में अगर ये आयुर्वेद के ये बेनिफिट होता है तो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम में अगर हमने कोविड-19 जैसे इन्फेक्शन जो कि वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसको हमने मैनेज कर दिया। एक्यूट कंडीशन को हम नहीं ट्रीट कर सकते, पर माइल्ड और मॉडरेट को भी अगर हमने मैनेज कर दिया तो जो मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, उसको कम कर दिया तो भी एक काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। लेट एक्सटेंसिव रिसोर्सेज बी यूज्ड बाय द मेडिकल सिस्टम, पर बाकी के जो रिसोर्सेस हैं उन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो बाकी के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी इजीली मिल जाएगी। अगर ये भी हम कर देते हैं तो भी लोगों का भला होगा, आयुर्वेद समाज का भला होगा। और इसी के कारण मैंने आज का ये विषय चुना है, फ्लू प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, होलिस्टिक आयुर्वेद मैनेजमेंट। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो दीज आर द फ्लू मंथ्स। दिस आर द फ्लू मंथ। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एक्सटेंडिंग टू फरवरी, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो मई, जून, जुलाई, ये जो है मंथ ये फ्लू के मंथ्स हैं, इसको फ्लू मंथ्स माना जाता है। और यहाँ पर फ्लू रिलेटेड डेथ जो है वो काफी ज्यादा होती है, इसकी मैं रिकॉर्ड्स के साथ थोड़ी बात करूंगा। और वायरल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी इस सीजन में ज्यादा मिलते हैं इफ वी सी द ग्लोब इटसेल्फ। जब हम इंडिया पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो थोड़ा यहाँ पर जो है ये चेंज है। अगर हम क्लासिक्स की बात करें तो 2 सीजन्स को जो है वो डिजीज
के रिलेटेड सबसे गंभीर माना गया। एक तो जो है वसंत का काल और दूसरा शरद का काल, जहां पर व्याधियां डिजीजेस मैक्सिमम होती हैं। पर आज जिस प्रकार से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज जिस प्रकार से हम मशीनरी बेस्ड, हमारे घर में एसी आ गया, हम कोल्ड वाटर का यूज कर रहे हैं, हम काम पर मॉर्निंग में जल्दी नहीं करते हैं, प्रॉपर जो है वो केयर नहीं करते हैं, एटमॉस्फेयर में चेंज है, पर हम कंक्रीट जंगल में रहते तो हमें फील नहीं हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर में तो चेंज हो रहा है, पर उसकी इम्पैक्ट हमें मालूम नहीं पड़ती है। आज मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में अगर आप दिसंबर के महीने में आप जाते हैं तो वहां पर ठंड जो है वो नहीं लगती। आप सिंपल रूटीन क्लॉथ्स में भी जाएं तो दिक्कत नहीं होती, पर वही आप उसके जस्ट बगल में देहात में चले जाएं, वहां पर आपको ये मालूम पड़ेगा। तो इफेक्ट तो होती है, पर ये फील नहीं होती। उसके कारण हम कुछ प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं और दैट इज लीडिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो ये एनवायरनमेंट की इफेक्ट हमारे बॉडी पर होती है। आयुर्वेद ने इसको समझा है और किस प्रकार से हम टैकल कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ एक मैंने सिद्धांत के आधार पर अपनी ट्रीटमेंट को समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि मैंने अपना जो भी ज्ञान लिया है फॉर्मल, तो जिस प्रकार से होता है कॉलेजेस में, उसके साथ साथ मैंने अपने ग्रैंडफादर डॉक्टर सीपी शुक्ला सर से ये ज्ञान प्राप्त किया है कि इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रोटोकॉल्स कैसे डिसाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में डिजीज की होने की मेथड जो है वो अलग अलग होती है। ऑरिजिन, प्रोग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज जो है वो अलग रहती है। और उसके साथ साथ फाइनली हमें जो अचीव करना है वो है प्रकृति स्थापन, जहां पर हम डिजीज को तो ठीक करेंगे, सिम्टम्स को तो ठीक करेंगे, उसके साथ साथ जो टिश्यूज में चेंजेस हुए हैं, मान लीजिए लंग टिश्यूज में चेंज हुए तो हमें उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। आज ये भी एक दिक्कत है कि पेशेंट को सीओपीडी हो जाता है फ्लू इन्फेक्शन के बाद, न्यूमोनिया इन्फेक्शन के बाद, रिकरेंट अस्थमेटिक अटैक के बाद, ब्रोंकियल अस्थमा के बाद ये हो जाता है। कल ही सीओपीडी डे गया, तो इस पर भी जो है वो कुछ एक विचार एक दूसरे वेबिनार में प्रस्तुत हुए थे। IRES की तरफ से एक वेबिनार हुआ था, उसमें इन्हीं विषय पर चर्चा हुई थी। तो सीओपीडी भी जो है वो कहीं इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। पहले ये इतनी नहीं था, नो डाउट आज डेथ रेट जो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है, फ्लू रिलेटेड डेथ जो है वो कम हो चुकी है, पर उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी है जो हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। ये आर्टिकल जो मैंने यहाँ पर लिखा है दैट वाज रिटन ऑन 29th of January 2020, और ये आर्टिकल मैंने वुहान न्यूमोनिया या फिर कोरोना कोविड-19 के बारे में लिखा था। और क्या आयुर्वेद में पॉसिबल है हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज हमने देखा कि किस प्रकार से डी डाइमर बढ़ रहा है और हार्ट अटैक आ रहा है। तो आयुर्वेद में याम्य सन्निपात भाव प्रकाश ने जो बताया है याम्य सन्निपात, उसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, लंग का इन्वॉल्वमेंट, लिवर का इन्वॉल्वमेंट, इन शॉर्ट मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात बताई है, एंड दैट इज ड्यू टू द डिजीज कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने जितने भी प्रॉब्लम्स देखे थे उनके बाद वो या तो थोड़े ट्रीटमेंट के कारण थे या तो जो है वो डिजीज इटसेल्फ के कारण थे। तो ये आयुर्वेद में हम इस प्रकार से ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं। और आज हम आने वाली जो सीजन है फ्लू की, तो उससे किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे। माइल्ड टू मॉडरेट को तो हम एब्सोल्युटली हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएं, और अगर सीवियर केसेस है तो उनको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से और उनकी सीजनल पैटर्न से अगर हम बात करें तो ये ग्लोबली इसके इफेक्ट को हम देखते हैं। तो राइनो वायरस हम देखते हैं कि मार्च टू अक्टूबर ये अभी इंडिया में दिखता है। कोरोना वायरस भी जो है वो जनवरी टू अप्रैल में दिखा था। अगर हम सीजनल पैटर्न की बात करें कोरोना की, कोविड-19 की 2020, 21 और 22, तो हम देख सकेंगे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो पीक जो है वो मार्च, अप्रैल, मई में थी, और दूसरी जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में थी। उसके बाद जो है वो पीक कम होती गई थी। और ग्लोबली अगर हम बात करें
तो दिसंबर में इसकी जो है वो इनिशियल केस देखे गए थे, जो कि मार्च तक बढ़े थे चाइना में, पर यूरोप में। और सेकंड 2021 जो सेकंड वेव या फिर थर्ड वेव, जो 2021 की वेव थी, उसमें भी जो है वो सेम पैटर्न ऑब्जर्व किया गया था। जिस प्रकार से फ्लू का पैटर्न है, वही पैटर्न जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ था। और ये डेथ रेट भी बढ़ रही थी, इंसिडेंसेस भी बढ़ रहे थे। एडिनो वायरस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल ओवर द ईयर मिलता है। आरएसवी जो है ये नवंबर से लेकर के अप्रैल तक ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। इन्फ्लुएंजा, दैट इज व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे, तो ये भी नवंबर दिसंबर से लेकर के फरवरी या फिर मार्च तक हमें देखने को मिलता है। तो दिस आर दी कॉमन पैटर्न ऑफ द डिजीजेस। The same thing is with the H1N1, sorry, the pneumonia specific. अगर हम pneumonia specific टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर यूएस के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है 23-24 में, और हम यहाँ पर देख सकेंगे कि जो 50th वीक के 44th वीक के बाद शुरू करे ईयर का, और 16th वीक को हम देखें तो एक महीने के 4 वीक के हिसाब से देखें तो ये दिसंबर टू लेकर फरवरी और मार्च तक ये एक्सटेंड होता है, और उसके बाद जो है वो पीक्स घटती जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दिसंबर कोल्ड मंथ्स में इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो ज्यादा होती है। इंडिया में ये आंकड़े शायद अवेलेबल नहीं है, या फिर डिक्लेयर या फिर पब्लिश नहीं हुए हैं, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर इन आंकड़ों को नहीं रख पाया हूँ। कहीं ना कहीं हम ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, कोई रजिस्टर नहीं होते, तो ये सभी मुद्दे हैं। अगर हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन आ जाए, हमारे पास क्लियर डेटा आ जाए, तो हमें प्लानिंग कर सकेंगे भी किस प्रकार से हम इनको मैनेज कर सकें। तो सेम थिंग इज अबाउट द कैपिटल ट्रांसमिशन रेट एंड प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज। तो हम देखते हैं कि जो कोल्ड रीजन्स हैं उसमें इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ये मैक्सिमम है। ये 2017 का ये हमारे पास रिकॉर्ड है, दैट इज फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देख सकते हैं कि जो एब्सोल्युटली कोल्ड रीजन है साइबेरिया का, चाइना का, तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम प्रिवेलेंस है। इसके बाद जो है वो ग्रीनलैंड, फिर यूएस। इंडिया की अगर हम बात करें तो मिडल में 21 to 30 के परसेंटेज में ये दिखाई देते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दीज मंथ्स जनवरी फरवरी यहाँ पर प्रिवेलेंस जो है वो ज्यादा होती है। हम आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं और मॉडर्न में थोड़ा अंतर जो है वो हमें रखना पड़ेगा, एटलीस्ट विद द साइंटिफिक नॉर्म्स। और अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी बार ये होता है कि इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू वायरस या फिर फ्लू को हम राइनो वायरस से या फिर ब्रोंकियल अस्थमा से या फिर रेस्पिरेटरी अदर रेस्पिरेटरी वायरस से हम काफी सारे जो है वो मिसडायग्नोसिस हो सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली वायरोलॉजी से हमें कंफर्म करना पड़ेगा, पर पेशेंट में सिम्टम्स जो है वो एक तरह के होंगे। आयुर्वेद की जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो थोड़ा फर्क जो है वो पड़ता है। भाव प्रकाश जी ने काफी सारा इस पर काम किया। मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन ली जो कि फ्लू में अलग अलग टाइप्स में मिलती है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पर अगर हम सभी प्रकार के वायरस की बात करें तो इनमें राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी सिंचिकल वायरस है, हर्पिस वायरस, एडिनो वायरस, बैको वायरस, कॉक्स दैट इज द कोविड वायरस। और कोविड की अगर हम बात करें तो इसकी हिस्ट्री 1965, फर्स्ट रिकॉर्डेड केस इज इन 1965, ये अफ्रीका में मिला था। और सिग्निफिकेंट जो कोविड इन्फेक्शन हुआ था वो 2002 में सार्स के रूप में हुआ था इन चाइना, और ये एक्सटेंड हुआ था वियतनाम तक। पर उसके बाद जो है वो उसके रिकरेंस हो रहे थे। मार्स के रूप में जो हुआ था वो शायद 2008 या 9 में हुआ था। उसके बाद मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के रूप में 2015 में हुआ था। तो ये मिले थे, पर सिग्निफिकेंट जो है वो जिसने पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट की, दैट वाज द कोविड-19 वायरस। तो
ये अपर रेस्पिरेटरी को इफेक्ट करते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी को इफेक्ट करने वालों में इन्फ्लुएंजा वायरस में दोनों मिल सकती है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मिल सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मिल सकता है, रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस उसमें भी दोनों लक्षण मिल सकते हैं। अब जब हम अपर रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि अबाउ द larynx तक का, सॉरी नॉट अबाउ द larynx, अप टू द larynx को या फिर ट्रेकिया तक का हम एरिया जो है उसमें लेते हैं, और बाकी का जो लंग्स ब्रोंकस को हम लोअर रेस्पिरेटरी में लेते हैं। तो ये सिम्टम्स जो है वो इनसे मिलते हैं, और पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया के रूप में हम करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर हमें चेंज रखना पड़ेगा। जब हम आयुर्वेद से सोचते हैं, आयुर्वेद से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में क्लियर कट डिफरेंस है फ्रॉम द मॉडर्न साइंस। जब हम मॉडर्न की बात पर करते हैं तो मॉडर्न में ये माना गया है, उसकी डिजीज फिलोसॉफी, आज जो भी रिसर्च हो रहा है वहां पर, तो उसकी वो एक फिलोसॉफी जो कि रॉबर्ट कॉक जी ने बताई है, एनी डिजीज इज रिजल्टेंट ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रोब और पैथोजन। पर आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो डिजीज इज द डिरेंज्ड condition of the body that is caused or that may be caused by external or internal agent। तो हमने दोनों चीजों को जो है वो रखा है, एक्सटर्नल फैक्टर को भी रखा है, इंटरनल फैक्टर को भी रखा है। और जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर बॉडी में एंटर करता है, चाहे फिर वो फिजिकल फोर्सेस के रूप में हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रूप में हो, केमिकल टॉक्सिन्स के रूप में हो, बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में हो, या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस के रूप में हो, तो ये बॉडी की बायोकेमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को ये अल्टर कर देते हैं, और वो इम्यून सिस्टम के अल्टरेशंस के कारण ये डिजीज होते हैं। तो इन चीजों को हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो हमारी जो पर्सपेक्टिव होगा, हमारा रिसर्च का क्राइटेरिया होगा, इवन हमारी ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया होगा, उसमें हम ज्यादा फोकस टिश्यूज पर करेंगे, ना कि एजेंट पर। तो ये थोड़ा हमें फर्क समझ करके चलना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं बाकी बात जो है वो आगे करता हूं। तो फ्लू की अगर हम बात करें, दिस आर ऑल नॉन फैक्ट्स। इट्स मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस, हाईली कॉन्टेजियस एयरबोर्न, सीजनल एपिडेमिक और एक्यूट फेब्राइल कंडीशन ये मिलते हैं, और इसमें माइल्ड फटिग से लेकर के रेस्पिरेटरी फेलियर तक और इवन डेथ तक के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं। दिस द सेम थिंग इन सीजन में मिलता है। तो हमें ये चार्ट्स हम देख सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस चार्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का महीना, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और सदर्न हेमिस्फीयर में जून, जुलाई, अगस्त, ये जो पीरियड है यहाँ पर, सॉरी मई, जून, जुलाई, ये पीरियड है, इनमें फ्लू के कंडीशन मिलते हैं। अब ऑलरेडी इसकी जो है वो हम बात करें, वी आर स्किपिंग टू द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ये डिजीज, फ्लू इज द डिजीज विच इज ऑब्जर्व इन अदर स्पीसीज ऑल्सो। ह्यूमंस में तो दिखता है, इसके अलावा भी जो है वो अदर स्पीसी में दिखता है। ह्यूमन ट्रांसमिशन है, इसके अलावा जूनोटिक ट्रांसमिशन के रूप में भी इनको हम देखते हैं। उसमें सिग्निफिकेंट जो है वो 2009 स्वाइन इन्फ्लुएंजा या फिर स्वाइन फ्लू, ये पिग्स में होने वाला इन्फेक्शन है, जो कि ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था। एंड 2006 एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसका 2006 और 2007 में आउटब्रेक हुआ था, और इंडिया में महाराष्ट्र के इलाके में इसके जो है वो काफी सारे केसेस जो है वो मिले थे। इनिशियली इट केम फ्रॉम द बर्ड्स टू ह्यूमंस एंड देन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। और इसमें जो है वो 2-3 मैकेनिज्म्स के बारे में बात की थी। आफ्टर ईटिंग द फूड, या फिर उसके कांटेक्ट में आने के कारण इन्फेक्शन लगा, जो उनके साथ रिलेट करते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ ही ट्रांसमिशन जो है वो हुआ, देन इट शिफ्टेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो ये H1N1 स्वाइन फ्लू इज द रीसेंट मोस्ट आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा। सिम्टोमेटोलॉजी ओवरलैप्स विद अदर वायरल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो हमें कॉमनली मिलते हैं सिम्टम्स, इसके मैं आगे में बात करूंगा। पर
कुछ एक स्पेसिफिक लक्षणों को छोड़ करके अगर हम देखें तो वायरल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सिम्टम्स ओवरलैप जो है वो होते हैं. यूजुअली इट स्टार्ट्स विद द एब्रप्ट राइज ऑफ द टेम्परेचर. सडनली जो है वो पेशेंट हेल्दी होगा और आधे घंटे में टेम्परेचर जो है वो 102 या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगा और उसके बाद रेस्पिरेटरी साइंस सिम्टम्स मिलने लगेगी. रास मिलेगी या ब्रोंकाइटिस मिल सकती है, वीजिंग मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिल सकता है और इससे ज़्यादा सीवियर केसेस हो तो रेस्पिरेटरी फेलियर तक की कंडीशन भी हो सकती है. ऑक्सीजन डिप्लीशन मिल सकता है. तो फ्लू लाइक इलनेस फ्लू के अलावा इन 5 में मिलती है जिसमें डेंगू भी है, दैट इज स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटो. तो ये थोड़ा जो है वो अलग पड़ जाता है. बाकी जो है एडिनोवायरस है, एंट्रोवायरस एंट्रिक सिस्टम पर काम करता है, पैराक्सिमा वायरस अलग काम करता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस रेस्पिरेटरी पे भी काम करता है. तो ऐसे जो है वो हमें कंडीशंस मिल सकती है जिनके सिम्टम्स ओवरलैप होते हैं फ्लू से और इन चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें स्पेसिफिक वायरोलॉजी टेस्ट से हम कर सकते हैं. अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो ब्रॉडली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि ABC की इन्फ्लुएंजा वायरस है, पर रिसेंटली WHO ने एक एडिशन इसमें जो है वो किया है एंड दे हैव एडेड इन्फ्लुएंजा D जिसके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है. जो कॉमनली मिलने वाला डिजीज है इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस A से होता है और दिस द मोस्ट पोटेंट और वायरुलेंट इन्फेक्शन जिनके 2 एंटीजेंस है H और N और उसके आधार पर उनके म्यूटेशंस के आधार पर हम उनको लेबल करते हैं H1N1, H3N2, H5N5. तो इस प्रकार से H1 to 15 है, N1 to 10 है. तो इस प्रकार से हम इनकी एंटीजेनिक आइडेंटिटी के हिसाब से इनको हम डिस्क्राइब करते हैं. इन्फ्लुएंजा B ये कम मिलने वाला है, बच्चों में होता है. इन्फ्लुएंजा C यूजुअली जो है उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी मिल जाती है. एक बार इन्फेक्शन लग गया बच्चों में होता है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी उनमें जो है वो मिल जाती है. यूएस में अगर हम बात करें तो H3N2 स्ट्रेन 2021-22 में मिला है, H5N1 मिला है और इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रेडोमिनेंट स्ट्रेन जो है वो H1N1 है. दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम द ऑर्थोमैक्सोवायरिडे फैमिली. तो ऑलरेडी इसको हमने देख लिया है और इनमें जो है वो H1 to 10 सॉरी यहाँ पर लिखने में भूल हुई, तो ये जो है ये मिलता है. इन्फ्लुएंजा B वायरस में लिनाजेस के हिसाब से 2 वेरिएंट्स हमें मिलते हैं. इन्फ्लुएंजा वायरस C ये कम डिटेक्ट होता है और ये माइल्ड इन्फेक्शन ही क्रिएट करता है. और यूजुअली हम देखते हैं कि इसकी वैक्सीन, आज तो WHO ने इसकी वैक्सीन को काफ़ी प्रोपेगेट किया है. इसकी वैक्सीन जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स है उनको ले लेना चाहिए, एडवाइजेबल है. और जिन लोगों ने वैक्सीन ली उनको उस वैक्सीन के साथ साथ प्रिवेंटिव स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए. जो WHO कहता है, रिकमेंड करता है कि बैरियर मेथड्स का यूज़ करना, कि हम मास्क पहने, PPE किट पहने. उसके साथ साथ आयुर्वेद के जो सिद्धांत है जो कि पर्सनल केयर में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, उनमें नस्य और धूम ये ऐसी 2 चीज़ें हैं कि जिनका हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. इसको जो है वो इनफ्लो हम कम कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो द बैरियर मेथड. सिमिलरली प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन का भी हम यूज़ कर सकते हैं. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एंटीजेनिक शिफ्ट्स और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट्स इन्फ्लुएंजा वायरस में काफ़ी कॉमनली मिलती है. रफली ऐसा माना जाता है कि जब वायरस रेप्लिकेट होते हैं और जो RNA वायरस होते हैं उनमें रेप्लिकेशन में आफ्टर एवरी 1 लाख रेप्लिकेशन उनमें म्यूटेशंस आने लगता है जो कि शिफ्ट या फिर ड्रिफ्ट को ये कर सकता है. और जब इन्फेक्शन लगेगा तो ये एक नए स्ट्रेन से होगा. ह्यूमन्स आर द बिगेस्ट रिजर्वायर ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस. तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जब नए स्ट्रेन से होगा और उसकी एंटीजेनिक आइडेंटिटी बॉडी को नहीं होगी तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि भाई फुल ब्लो ऑफ डिजीज यहाँ पर हो सकता है. तो इन चीज को हम थोड़ा समझ करके आगे की ओर चलते हैं. यहाँ पर एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इसी स्लाइड पर मैं रुकता हूँ. हिस्टोरिकली हम मानते हैं कि सुश्रुत संहिता का काल चरक संहिता से 500 साल पुराना है.
ये माना गया कि करीब करीब 1500 से 2000 बीसी के बीच में सुश्रुत संहिता लिखी गई है और चरक संहिता करीब करीब 1000 से 1500 बीसी के बीच में लिखी गई है। तो कुछ एक मतांतर है, पर ये थोड़ा फर्क है। अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं और इसी विचार को हम कंटिन्यू करते हैं तो हम देख सकेंगे कि सुश्रुत संहिता में सबसे पहले विचार इम्यूनाइजेशन का या फिर वैक्सीन का मिलता है। अगर हम अलर्कविश में अगर हम देखते हैं, अलर्कविश पढ़ते हैं, जो कि इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा गंभीर, और वो एक बार इन्फेक्शन लगा तो पेशेंट की डेथ जो है वो सर्टन है। तो वहां पर सुश्रुत लिखते हैं कि अगर अलर्कविश में होने वाले लक्षण को प्रस्तुत किया जाए, अगर ये क्रिएट किया जाए तो रोग नहीं होगा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। तो रोग के लक्षण का मतलब क्या है? सिम्टम्स केवल नहीं है। जब हम चरक या फिर सुश्रुत को देखते हैं तो वहां पर केवल जो है वो उनका लिमिटेशन टू सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है, पर केवल सिम्टम नहीं है, पर साइन, सिम्टम एंड अंडरलाइंग फिनोमेना। क्योंकि जो सुश्रुत ये लिख सकता है संचय, प्रकोप, प्रसार, संशय, व्यक्ति और भेद, तो उनको ये बातें शायद ज्ञान होगी, किस प्रकार से उन्होंने क्वांटिफाई किया होगा, किस प्रकार से उन्होंने एविडेंस लिए होंगे, आज हमारे पास नो डाउट नहीं है। पर जितने भी हमारे पीजी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अगर इस चीज पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर 10 years वी वुड हैव सम एविडेंसेस कि भाई क्या क्या चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं और उसके आधार पर हम अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में चेंजेस कर सकते हैं। तो सुश्रुत में अगर ये लिखा गया है और उसके बाद वाले चरक को हम देखें तो वहां पर कहीं पर भी वैक्सीन का इस प्रकार के मैनेजमेंट का कहीं पर भी जो है वो उल्लेख नहीं है। यहाँ पर उल्लेख आ जाता है रसायन विज्ञान का, यहाँ पर उल्लेख आ जाता है वाजीकरण विज्ञान का, यहाँ पर उल्लेख आ जाता है नवविज्ञान धारणीय का, यहाँ पर वे ज्यादा डिस्क्रिप्शन फोकस दिया गया दिनचर्या, ऋतुचर्या। तो जो सुश्रुत में स्पेसिफिक इम्यूनिटी पर फोकस किया था वो यहाँ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी पर फोकस किया गया। प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस, टर्शरी लाइन ऑफ डिफेंस, इस पर जो है वो विचार किया गया। और आज जिस प्रकार से हमारे पास कंडीशन आ रही है कोविड-19 में, हमने देखा कि कोविड-19 में स्टेरॉइड्स का यूज किया गया था। स्टेरॉइड्स बेसिकली इम्यून रिएक्शन को रिड्यूस करती हैं और तब से एक जो है वो नया वर्क होना शुरू हुआ है कि वायरस के कारण ऑटो इम्यूनिटी तो कहीं ट्रिगर नहीं हो रही है। रेस्पिरेटरी वायरस हो, एंट्रिक वायरस हो, तो कहीं ना कहीं क्या उससे ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर नहीं हो रही है ना। अगर ये ट्रिगर हो रही है तो उसकी जो है वो कंडीशन बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होगा साइटोकाइन स्ट्रोम होगा जो कि ज्यादा सिवियर होगा। तो हमें केवल इम्यूनोग्लोबुलिन्स पर फोकस करने के साथ साथ हमें ऐसी जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जो वायरस को, बैक्टीरियाज को ये नलिफाई कर सके, उनको एनगल्फ कर सके, ऐसी हमें टेक्निक्स की भी हमें वर्कआउट करना पड़ेगा जो कि आयुर्वेद में उनके बेसिस हैं। तो ट्रांसमिशन की बात करते हैं, थोड़ा फिर से अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस में इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 लेकर के 4 दिन का माना गया। इन्फ्लुएंजा बी वायरस 0 to 6 days, इट में बी एक्सटेंडेड अप टू 14। सिमिलरली ट्रांसमिशन में अगर बात करें तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन ये पर्सन टू पर्सन क्लोज कांटेक्ट में आने से होता है। 1 या 2 मीटर के दायरे में अगर व्यक्ति है तो ये होता है। सिमिलरली क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ साथ क्लोज एनवायरमेंट में रहते हैं तो भी इनमें ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। आज ये भी एक बड़ी समस्या, अगर कोविड-19 के पैटर्न को हम देखें तो कोविड-19 के पैटर्न में क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ साथ जिन लोगों में अपने घरों को बंद करने का ज्यादा रिवाज होता था तो ऐसे में जो है वो ज्यादा मिला था। कोविड-19 की पैटर्न को हम देखें तो सबसे ज्यादा डेंस एरिया मुंबई का धारावी, वहां पर केसेस कम थे, इंसिडेंस कम थी और डेथ रेट कम थी कंपेयर टू दी पोश एरिया ऑफ मुंबई। तो ये केवल मुंबई की बात नहीं थी, अहमदाबाद में थी, दिल्ली में थी, कलकत्ता में थी, मद्रास में थी। और इस पर WHO ने एक वर्कआउट करने के भी लिए किया था। उसका वर्क हुआ है या नहीं इसके मुझे मालूम नहीं है, कहीं पर भी ये प्रस्तुत नहीं है, कहीं पर भी ये पब्लिश नहीं। अगर हो तो मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर
आज हम जिस प्रकार से एयर कंडीशंस का यूज कर रहे हैं, हम क्लोज्ड एरिया में बिल्कुल बंद कमरे में रहते हैं, तो ये भी इन्फेक्शन का एक सबसे बढ़िया कारण है जिसको हमें ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है। इसी प्रकार से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और स्मॉल ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन मोर देन 5 माइक्रोमीटर्स और लेस 5 देन माइक्रोमीटर्स एरोजोल्स के रूप में काफी दूर तक किए जा सकते हैं और उससे इन्फेक्शन ये होता है। These are few details. Further more details I would like to skip because time कम है। The influenza virus concentration रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हाईएस्ट होता है डिजीज ऑनसेट से एक आध दिन पहले और डिजीज ऑनसेट डिजीज क्लियर होने के बाद, जो कि रिस्क फैक्टर है फॉर पब्लिक हेल्थ। यंग इन्फेंट्स कैन शेड मोर इन्फ्लुएंजा वायरस मोर देन 1 वीक और सिवियरली कॉम्प्रोमाइज में भी ये दिखाई देता है। Similarly, influenza virus RNA concentration in the upper respiratory tract lower, duration the viral RNA detection is shorter for individual who are asymptomatic. तो सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से इसमें चेंजेस होता है, इसकी डिस्कशन में थोड़ा करूंगा। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वाज हाईएस्ट फ्रॉम सिम्टोमेटिक इंडेक्स केसेस। तो ये बात हमने की। जो वायरलेंस है उसको डिसाइड करने में हीमोएग्लूटिनिन और न्यूरोएमाइनिडेज ये क्रिटिकल होते हैं। जो हीमोएग्लूटिनिन है ये रेस्पिरेटरी सेल से बाइंड करता है और सेलुलर इन्फ्लेमेशन करता है, मैक्रोफेजेस इन्वेड्स होते हैं, और उसके बाद जो न्यूरोएमाइनिडेज है ये बॉन्डेज को क्लीव करता है और ये वायरॉन्स को रेप्लिकेट करता है और ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन उसके बाद करता है। तो इस प्रकार से एच और एन के क्या क्या स्ट्रेन्स या फिर उनके मैकेनिज्म है, इस पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद में क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, कहीं पर इसका डिस्क्रिप्शन है या नहीं, तो हम इसको थोड़ी चर्चा में लेते हैं। अगर हम आयुर्वेद में देखें तो चरक संहिता में जो इम्पोर्टेंट हमें रेफरेंस मिलता है, इट इज अबाउट दी वात कफ ज्वर। ये सभी मानते हैं, सभी लोग कहते हैं और सभी पढ़ाते भी हैं। सैमित्यम पर्वणाम वेदो निद्रा गौरवमेव च शिरोग्रह प्रतिशाय कास स्वेद अप्रवर्तनम संतापो मध्य वेगस्य वात श्लेष्म ज्वराकृति। पर यहाँ पर दो दिक्कत है। यहाँ पर जो फ्लू में टेम्परेचर होता है वो यूजुअली हाई ग्रेड होता है। इनिशियली पेशेंट में एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ टेम्परेचर होगा और ये 104 डिग्री तक जा सकता है और पेशेंट में रेस्पिरेटरी साइंस डेफिनेटली मिल जाते हैं, कफिंग मिलता है, राइनोरिया मिलता है, संताप अधिक होता है और ये आगे मैं इस चीज पर थोड़ा डिस्कस करूंगा। चरक ने अंतर्वेगी और बहिर्वेगी ज्वर की बात की है। फ्लू के केसेस में भी इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। अगर साइटोकाइन स्ट्रोम हो रहा है तो संताप जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ पर एक मतलब ये भी निकलता है कि पेशेंट में टेम्परेचर की इम्पैक्ट जो है, साइटोकाइन स्ट्रोम की इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग होती है। जहां पर साइटोकाइन स्ट्रोम की इम्पैक्ट ज्यादा हो उसको हमें थोड़ा डिस्कस या फिर उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वायरल इन्फेक्शंस में ये हम देखते हैं कि उनमें साइटोकाइन स्ट्रोम यूजुअली 3rd-4th डे के बाद ही मिलता है। अब हम बात करते हैं भाव प्रकाश की। यहाँ पर सिम्टम्स जो है वो काफी स्पेसिफिक नहीं, गलत बात नहीं बोलनी। बाद में तुम होते आए जाते थे और हैं वहां सामने से और लेके चले गए। रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ पेशेंट बिल्कुल तुम आके लेके गए हो भाई, मैं पेशेंट डॉक्टर को अगर कोई सेरेब्रल सिम्टम्स में मिलते हैं तो ऐसे जो है वो वात प्रधानता के कारण होता है और ये विस्फारक सन्निपात में मिलता है। इनिशियल पेशेंट को फीवर के साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कफिंग होता है और साथ में उनको कॉफ वगैरह मिलता है। तो एक ये कंडीशन होती है जहां पर केवल वात की प्रबलता होगी और उसके साथ पित्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये दिखाई देता है। यहाँ पर पेशेंट में ब्लड प्रेशर में चेंजेस होंगे, बायोकेमिक चेंजेस होंगे और इसके रिजल्टेंट जो है वो ब्रेन फंक्शन में, सेरेब्रल फंक्शंस में हमको चेंज होने दिखेंगे।
तो ये एक जो है ये कंडीशन है जिसे हम विस्फारक सन्निपात ज्वर कहते हैं। जो सेकंड पित्त के कारण होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ जो दूसरे लक्षण हैं इनमें लॉस ऑफ स्लीप, कफिंग एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये दो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर निशांत, बीच में आवाज द काफी थर्ड ब्रेक वन हो रही है। इज वातश्लेष्म डॉक्टर निशांत, ज्वर, जो कि शीघ्रकारी, और यहाँ पर जब ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट होती है, वायरल इंड्यूस्ड ऑटो इम्यूनिटी, तो ये इसकी इम्पैक्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। दैट इज हेलो, मुझे लगता है कि कुछ है ना, सिग्नल में दिक्कत हो गई शायद, इस वजह से डॉक्टर साहब लेफ्ट हो गए हैं। डॉक्टर उज्ज्वला, हेलो, डॉक्टर उज्ज्वला, हेलो, रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड द्विवेदी सर, हेलो, हेलो, डॉक्टर उज्ज्वला, आप वहां हो क्या? मैंने अनम्यूट किया आपको। आप थोड़ी देर कुछ बेटा बताए, मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि आप लेफ्ट हो गए हो, है ना? एक बार बताना पड़ेगा, वो अकेले ही बोल रहे होंगे। मैम क्या बताना है? कुछ भी क्लिनिकल बताओ बेटा, है ना, कि भाई कुछ केस ठीक किया हो, तो मैं तब तक डॉक्टर साहब से बात करके वेग अधिक अच्छा श्वसनम आगे ब्रह्म आगे मल डॉक्टर साहब आगे। प्रवृत्ति उत्क्लेश ठीक पच्य है। मान। तो ये जो है वो हमें हाँ डॉक्टर निशांत, जहाँ पर स्ट्रोम जो हेलो, ये होती है, और लास्ट हेलो डॉक्टर निशांत, प्रेजेंटेशन चली गई है, अभी आप लेफ्ट भी हो गए थे। दिक्कत है। हाँ, प्रेजेंटेशन वो जो अपनी पीपीटी है वो शेयर नहीं हो रही है अभी, आप है ना बाय इज चांस देयर एनी लेफ्ट हो गए प्रॉब्लम थे। मैडम? हाँ जी, डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कि लास्ट स्टेज में क्या होता है, ये मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हमारी जो ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे हम इनको देखते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ वी विल डिसाइड कि पेशेंट में साइटोकाइन्स डॉक्टर रहा निशांत, है या नहीं हो रहा है। डॉक्टर निशांत तो जी, जहां पर प्रेजेंटेशन हट पेशेंट गई में है। रेस्पिरेटरी साइंस ज्यादा मिलते हैं, आज हम ऑक्सीमीटर से हम मालूम कर सकते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल है, फिर ब्लड एयर को हम चेक करके हम डिसाइड कर सकते हैं। और पेशेंट में एक्सेसिव थर्स्ट की सिम्टम मिलेंगे, वाटर डिप्लेशन के सिम्टम मिलेंगे, डिहाइड्रेशन के सिम्टम मिलेंगे, सेरेब्रल सिम्टम्स मिलेंगे। प्रलाप को केवल हम ट्रांसलेट करें असंबंध वाक्यता से, उसकी जगह पर हम ये ट्रांसलेट करें कि पेशेंट में सेरेब्रल सिम्टम्स मिलेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और पेशेंट में जॉइंट पेन वगैरह जो है वो ज्यादा होगा, तो ये लक्षण होता है अंतर्वेगी ज्वर का। यहाँ पर टेम्परेचर तो इतना नहीं होता, पर बॉडी के चेंजेस जो है वो ज्यादा होते हैं, जिसे हम इन पिक्चर्स से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है जब इन्फेक्शन लगता है, जब इन्फेक्शन तो जब ये प्रॉब्लम होता है तो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स के कारण स्ट्रोम होता है, और ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर या फिर हाइपर
इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो वी नीड टू ऑब्जर्व द चेंजेस फ्रॉम द सेकंड डे ऑनवर्ड। फर्स्ट डे साइंस नहीं मिल सकते, पर फिर भी माधव निदान में ये लक्षण बताए गए जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट में दोषपाक होगा या मलपाक होगा। तो अगर धातुपाक होता है तो प्रॉब्लम जो है या फिर सिवियरिटी बढ़ेगी और पेशेंट की डेथ जो है वो हो सकती है या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इनके लक्षण में निद्रानाश, हार्ट का ब्लॉक होना, हार्ट में स्तंभता, सर्कुलेटरी फेलियर होना, गैस्ट्रिक इनकॉन्टिनेंस होना, वेस्टम्ब में मूवमेंट, गैस्ट्रिक मोटिलिटी में चेंजेस होना, हैवीनेस बढ़ती है और स्ट्रेंथ जो इम्यूनिटी है और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों जो है ये कम होती। जब ये लक्षण मिल रहे हैं इनिशिएट होंगे निद्रा नाश से और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन में पेरिफेरल ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिप्लीशन होगा, तो भी में प्रेडिक्ट कि भाई उनको धातुपाक होना शुरू हुआ है। अगर इन कंडीशन में हमने सुवर्ण वगैरह का यूज कर दिया तो इसमें हमें लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अभ्रक गर्भ पोटली या फिर सुवर्ण गर्भ पोटली का हम अगर इन कंडीशन में यूज करते हैं तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हम घटा सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड मैंने 2 केसेस ऐसे ट्रीट किए थे जहां पर ऑक्सीजन लेवल 70 तक पहुंच गया था और उनको जो है वो रिकवरी ली थी। उस समय तो आयुर्वेद वालों को कंप्लीटली जो है वो ट्रू प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पेशेंट को फिजिकली चेक नहीं कर सकते थे, तो उनके जो रिपोर्ट्स आते थे उनके आधार पर ही हम करते थे। और वहां पर मैंने अभ्रगर्भ पोटली जो कि दुत्पापेश्वर की आती है वो मैंने उनको बना करके दी थी और उनको कहा था कि भाई जब आपका 70 से लेकर के 90 तक हो तो उसमें से पिंच आप जो है वो उनको देते जाओ और कितने समय में ये रिकवर हो रहा है वो देखो। एक पेशेंट मुंबई से था, उनको हेमगर्भ पोटली के लिए मैंने सजेस्ट किया था, मुंबई से उन्होंने ले ली थी। हेमगर्भ पोटली वैद्यनाथ की थी, उन्होंने ली थी और एक छोटा टुकड़ा 30 मिलीग्राम के करीब ये होगा। ये टैबलेट तो काफी छोटी आती 125 मिलीग्राम की, तो उसका 1/4 में उनको देता था और उनमें भी जो है ये रिकवरी हुई। आज भी द पेशेंट इज अलाइव और उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सीओपीडी नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, बोन्स का प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रोक नहीं आया है, उनकी ब्लड प्रोफाइल जो है वो नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कहीं नहीं है। तो what I mean to say is if we are able to identify these symptoms if we are able to identify the condition within the body with these symptoms, अगर हम प्लान कर लेते हैं तो हम कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। ये माधव निदान का सूत्र है और ये हमें गाइड करेगा कि साइटोकाइन होगा या नहीं होगा। बेसिकली इसको हम पढ़ाते हैं प्रोग्नोसिस के रूप में, पर आज हमें क्लिनिक के रूप में अगर हमें देखना है तो इसको हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ साइटोकाइन स्ट्रॉम कितनी है उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं। और जब पेशेंट में ये सिम्टम्स मिलते हैं रिलेटेड टू कास, श्वास, उद्गमन, तो उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। नाउ हाउ वी विल गो एंड मैनेज दीज कंडीशन, क्योंकि ये हमें मैनेज इसी प्रकार से करना होगा। और जितने भी मैंने पेशेंट्स को ट्रीट किए हैं उनमें मैंने एक ही मेडिसिन को यूज किया है ऐसा नहीं है। मैंने कुछ एक पेशेंट में सुदर्शन का यूज किया है, कुछ एक पेशेंट में मैंने किरातिक का यूज किया है, कुछ एक पेशेंट में चरक का एक योग है जिसे दादाजी ने इस पर रिसर्च करवाई थी जामनगर में ही, और इनमें से बनी हुई इंद्रवादी वटी इनका मैं यूज करता हूँ, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल और एंटी पायरेक्शियल के रूप में काम करती है, तो उसको मैं यूज करता हूँ। संजीवनी को यूज करता हूँ, कुछ कंडीशन में आनंद भैरव को यूज करता हूँ। पर इन सिलेक्शन ऑफ ड्रग के पीछे जो बेस रहता है वो ये रहता है, इनिशियली पेशेंट को लंघन करवाना, लघुता लाना। लंघन की केवल जो है वो फूड रिस्ट्रिक्शन ही है, हम पेशेंट में
कुछ एक जो है वो न्यूट्रिशन देते हैं, एब्सोल्युटली न्यूट्रिशनल लेस नहीं है, पर हमारा जो न्यूट्रिशन है वो थोड़ा जो है वो अलग तरह से है। इनकी फ्लूइड को हम बैलेंस कर देते हैं, पर फ्लूइड को बैलेंस के साथ साथ जो टॉक्सीमिया है, टॉक्सीमिया ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, लौटा दिया। ओके, स्ट्रेस नहीं लो, मैं अभी भेजती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं ना जल्दी इसको वापस करता हूँ। 1 टाइम टू 5 मील टाइम अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो लिवर विल हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर एंड सिंथेसिस नेसेसरी प्रोटीन्स। तो हमने अगर फूड देते रहें या फिर शुगर इन द फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रोज या फिर सलाइन, तो उसी को मेटाबॉलाइज करना पड़ेगा, और उसके कारण लिवर के रिसोर्सेस जो है वो केवल डाइजेशन में जाएंगे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को जो है वो नहीं कर पाएंगे। साथ साथ ह्यूमन गट्स में जो क्रियाज हैं, बायोमेटास हैं, दे आर ऑल्सो इम्यून रिस्पॉन्स को काउंटरैक्ट करने में, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को काउंटरैक्ट करने में ये हेल्पफुल होता है। ये रेगुलेट कर बेटर व्हाट इज रेगुलेट करते हैं, और डिजीज को वो हेल्दी करने में, पर्सन को हेल्थ लंघन देन स्वेद, और पेशेंट में रेस्पिरेटरी साइंस मिल रहे हैं उसके लिए अवलेह दे, अंजन दे। तो इस प्रकार से हम वेट फॉर 3 और 5 डेज, लंघन की मर्यादा 3 या 5 दिन तक की हम रखते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म की ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो एक्शन रिस्पॉन्सेस विद द पेशेंट इस मानता है, पर अगर हमने साइटोकाइन स्टॉर्म स्टेंट में होने वाले सीवियर चेंजेस को हम कम कर सकेंगे। अब जो हमने बात की थी, तो ये सिम्टम्स क्या क्या होंगे, पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स ऑलरेडी हमने एक बात कर ली थी। सेकंड जो है संबंध्यात मनोरुधि नाभि गच्छे स धातु पाके कथितो विषद्भिः। तो स्मॉल जॉइंट में पेन होने लगेगा। दिस इज आल्सो द साइन ऑफ ऑटोइम्यून देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात की है हार्ट पर प्रेशर आ रहा है, तो इसकी भी हम चेंजेस देखते हैं। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो नाभि देश पर ये इफेक्ट होता है। जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो कहीं ना कहीं ये हैम्पर हो जाती है, तो हमें वो देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, डिक्रीज स्टूल आउटपुट, फ्लैचुलेंस और टिम्पेनी के रूप में हमें देखने को मिलेगा। और पेन, ये पेन जो है वो पर्वों में होगा, स्मॉल जॉइंट्स में होगा, मसल्स में होगा। पेशेंट जो है वो मसल पेन, क्रैम्प्स की फरियाद करते हुए होंगे। only the thing is that we are lacking in the quantifying those symptoms। अगर हम इस चीज को क्वांटिफाई कर लेते हैं तो हम धातुपाक या मलपाक हो रहा है या फिर दोषपाक हो रहा है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड वन इज ऑल्सो द सेम साइन। यहाँ पर जो है वो अपर टॉर्सो की बात है, और यहाँ पर हैवीनेस वगैरह जो भी सिम्टम्स हैं वो अपर टॉर्सो के एरिया में, लंग्स और हार्ट के एरिया में हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के चेंजेस प्रोमिनेंट होंगे। ऑस्कल्टेशन से ही इसका जो है वो हमें मालूम पड़ेगा। जो एयर मूवमेंट है, साउंड्स, रेस्पिरेटरी साउंड्स है, इनमें जो है वो हमें चेंजेस दिखेगी। इसके साथ साथ अगर हम सीटी स्कैन करवाते तो वी हैव गॉट दिस स्कोर कि हम उसके आधार पर भी थोड़ा जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो अगर ये साइंस मिल रही है तो वी कैन डिसाइड भी पेशेंट को धातुपाक की कंडीशन हो रही है। अगर बॉडी में लाइटनेस आ रहा है, भले टेम्परेचर जो है वो 103 पर बॉडी फील लाइट कर रहा है, काम करने में जो है ये दिक्कत नहीं हो रही है, तो उनमें ये सिम्टम जो है वो मल के पाक, तो पेशेंट में रिकवरी हो जाएगी।
नहीं रही है 27 में खड़े। जी ओके ओके जी ओके। हाँ 27 नंबर पीपीटी एक ही शो मिनट हो हाँ रही है देती सर। हूँ। हाँ, मैं फिर से शेयर करता हूँ। ओके जी ओके जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ पूछिए तो आगे। ચાલુ નથી हाँ, થતું. 35th સ્લાઇડ છે અત્યારે. એને 27 હા એમને કે ને હા अभी 35th स्लाइड तो हाँ, मैंने आ गई नहीं आई स्लाइड अभी अभी 35th स्लाइड पर मैं हूँ. 35 प्रेजेंट नहीं मेडिसिन प्रोटोकॉल. मेडिसिन नहीं प्रोटोकॉल प्रेजेंट की करनी है पड़ेगी अभी प्रेजेंट हो नहीं 35 હજી સુધી પ્રેઝન્ટ નથી થતી નિશાન. अच्छा ओके. तो स्टेज वाइज ट्रीटमेंट के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा. इनिशियल स्टेज में जब टेम्परेचर राइज हो रहा हो, पेशेंट में सिम्टम्स जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहे हो, ऐसी कंडीशन में हमें लंगन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. इसमें रिस्ट्रिक्टेड न्यूट्रिशन में यवागु का हम प्लान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इसके साथ यस मैडम. Restricted nutrition for at least 1 to 2 meal time to be extended to 5 meal time. वार्म एटमोस्फियर में रहना, अदरक रस, तुलसी रस, शुंठी जल और सड़ंग पानी का हम यूज कर सकते हैं. लंगन क्यों करवाना जरूरी है? क्योंकि हमें इम्यून रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, ऑल्टरेशन हो रहा है, उसको रिड्यूस करना है और ड्यूरेशन डिजीज को अरेस्ट करने हैं. स्टेज 2 में यहाँ पर हमें मेडिसिन पाचन पर थोड़ा फोकस करना रहता है. पास है इसमें इंडिकेटिव बाकी की मेडिसिन भी हैं, हम पढ़ाते हैं तो उसमें से हम प्लान कर सकते हैं वट एवर मेडिसिन फाइंड्स यू सुटेबल. जो मेडिसिन फीवर को कम करे, वायरल टॉक्सीमिया को कम करे, लिवर फंक्शंस को इम्प्रूव करे, गट फंक्शंस को इम्प्रूव करे, क्योंकि हमें पाचन को सुधारना है. तो पाचन को भी हमें ठीक करना है, तो उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. पाचन करे प्रकृति स्थापन के लिए बताया वैसे ज्वरग्न दश्यमानीय चरक ने जो दश्यमानी अध्याय में बताया, तो वो ज्वरग्न दश्यमानी दे सकते हैं, करातक्त दे सकते हैं. सुदर्शन फांट का एक काफी अच्छा रोल अमृता चंदन विश्व भेषज, तो ये हम दे सकते हैं. सिंगल एक एक श्लोक के हिसाब से दे या फिर कंबाइंड बना करके हम दे सकते हैं. तो दोनों एयरवे क्लियर रखने के लिए, क्योंकि फ्लू में ये कॉमनली देखा जाता है, निमोनिया में भी देखा जाता है. तो इसको हमें एयरवे और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड कार्डियक डिस्फंक्शन को हमें कंट्रोल करने के लिए, जो ब्लड वेसल्स में जो चेंज हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं उनमें, तो एयरवे क्लियर करने के लिए मातुलंग आर्द्रक रस कोष्ण तलवान्वितम, तो फॉर्म जो है वो ज्यादा आएंगी. तो एक प्रकार से जो है वो स्नेह विरेचन, शिरो विरेचन नस्य के रूप में ये काम करेगा. हृदय में, कंठ में, उसको ये शांत कर देगी, उसको ये निकाल देगी. ये स्ट्रेस ज्यादा
मुझे लगता है कि फिर से वो है ना, डॉक्टर निशांत जी लेफ्ट हो गए हैं। और उज्ज्वला, अच्छा आ गए डॉक्टर साहब आ गए। उज्ज्वला का नाम लेते ही डॉक्टर साहब आ लिवर गए। स्टिमुलेशन के कारण इनमें ये बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा और जो श्लेष्मा है उसको क्लियर हो जाएगी। और कवल ग्रह कफिंग और डिस्निया के मैनेजमेंट में हम करते हैं, गार्गलिंग करवाते हैं, और इसमें कटफल है, पोषकर है, श्रृंगी है, व्योश है और याश है, इनका हम कवल ग्रह करवाते हैं। और ये हिक्का, श्वास और कास तीनों में ये अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में ये हमें बेनिफिट करते हैं। दशमूल का ज्वर में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। दशमूल को हम बेसिकली वात शमन के रूप में यूज करते हैं, पर दशमूल, पंचमूल या फिर दशमूल दोनों को हम सन्निपात ज्वर में दे सकते हैं। इनको दशमूल कषाय को पिपली से साधित करना या फिर पिपली का अवक्षेप करके दें तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होते हैं। अंजन करना, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, उसको भ्रम वगैरह हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कॉन्शियसनेस रिगेन करने के लिए शीरीष बीज का अंजन, जो कि गोमूत्र के साथ, गोमूत्र और काले मिर्च सिंधव के साथ ट्रीटेड हो, ऐसे हम कर सकते हैं और इसका हम प्रयोग करते हैं। अंजन का प्रयोग तो हम करते हैं, उसमें शीरीष बीज का अंजन, शीरीष बीज इवन इंटरनली भी देने से सीओपीडी और एलर्जिक कंडीशन में ये लाभ होता है। एलर्जिक कंडीशन इज बेसिकली अल्टर्ड इम्यून रिएक्शन, और जब अल्टर्ड इम्यून रिएक्शन इवन इन केस ऑफ फ्लू हो तो इनका हम यूज कर सकते हैं। सन्निपात ज्वर की अगर स्पेसिफिक बात हम करें तो जहां पर वात की प्रबलता है, पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज्यादा होगा, ड्राई कॉफ होगा और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो है वो डायरनल वेरिएशन 2 डिग्री से ज्यादा होगा, ऐसी कंडीशन में पेशेंट में पंचमूल क्वाथ को हम यूज करते हैं। और सुखोष्ण जल अगर हम यूज करते हैं तो उससे जो है वो फायदा होता हुआ दिखता है। जब वात और पित्त प्रधानता होगी तो टेम्परेचर यूजुअली यहाँ पर ज्यादा होगा, उसके साथ साथ साइटोक्राइन स्टॉर्म होगा, ज्यादा होगा। इनमें सीआरपी जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, यूजुअली 2 फोल्ड 3 फोल्ड या फिर उससे भी ज्यादा होगा। तो वहां पर पंचमूल क्वाथ को शहद के साथ अगर हम देते हैं तो उनमें ये लाभ होता है। इसी में किरातिक्त, मुस्त, गुड़ची और विश्व भेषजिन 4 को मध शहद के साथ दें तो भी इनमें ये लाभ हमें मिल सकता है। इसके पाउडर को हम शहद के साथ दें तो इनमें ये लाभ हमें मिल जाएगा। पीरियोडिकली हमें ये देना पड़ेगा। डेली डोज इसका जो है वो हम 10 ग्राम तक दे सकते हैं, पर अगर हम डिवाइडेड डोज देंगे तो हर 2-2 घंटे पर अगर हम आधा ग्राम जितना दे तो उससे ये लाभ हमें मिलेगा। अगर वात और श्लेष्मा ज्वर है तो यहाँ पर डायरेक्टल वेरिएशन टेम्परेचर का कम होगा, पेस ऑफ टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, रेस्पिरेशन में कफिंग वगैरह जो है वो ज्यादा होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, यहाँ पर वीजिंग जो है वो ज्यादा मिलेगा। और जब हम नाड़ी परीक्षा करेंगे तो नाड़ी स्टेडी ज्यादा हमें मिलेगी, लो स्टेडी हमें मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में बारगी जो कि कफ को कम करती है, पद्मक, रक्तचंदन, धान्यक और शुंठी के साथ मिला करके हम इनको देते हैं तो इसमें लाभ होता है। पटोल, त्रिफला, मधुक और बला हम साथ देते हैं तो उनमें लाभ होता है। कटुकी का यहाँ पर रोल, कटुकी, मुस्ता, गोजिह्वा को हम देते हैं तो उससे भी लाभ होता है। किरातिक्त, अमृता, दशमूली इनको हम दे सकते हैं। निदिग्धिका यानी कि कंटकारी, इनके साथ हम देते हैं तो इसमें लाभ होता है। तो ये कफ को ये कम कर देती। तो अगर हमें मिक्स सिम्टम मिल रहे हैं तो एक प्रकार से हम कर सकते, एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि जो भी हम मेडिसिन देते हैं उनको दशमूल या पंचमूल के साथ दें। हेमगर्भ पोटली इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, जहां पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वहां पर हमें अभ्रगर्भ पोटली और हेमगर्भ पोटली, 2 ऐसी हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। देन पोस्ट पायरेक्शियल मैनेजमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट पायरेक्शियल मैनेजमेंट अगर ठीक से नहीं हुआ है तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कोई भी रिस्क बढ़ा देता है और पोस्ट डिजीज सीक्वली की भी रिस्क बढ़ा देता है, जैसे कि सीओपीडी है या फिर हार्ट डिजीज है। तो
अगर हम सिद्धांत की बात करें तो ज्वर चिकित्सा में हम पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्ये तो पाचनम ज्वरांते भैषजन ज्वर मुक्ते विरेचनम। तो मैक्सिमम हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट का फोकस है, वो पोस्ट पायरेक्शियल फेज में है, जहां पर डिजीज को रिड्यूस करना, कैरियर फेज को रिड्यूस करना, जो कि ट्रांसमिशन में, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल रिकवरी जो है वो पैथोलॉजिकल रिकवरी से पहले आती, तो हमें पैथोलॉजिकल रिकवरी कितनी जल्दी हम ला सकते हैं, अगर हम विरेचन करवाते हैं तो इससे पैथोलॉजिकल रिकवरी जल्दी आ जाती। तो हमें जो मेडिसिन यूज करते हैं, अगर हम पेशेंट को आउटराइट जो प्लांट विरेचन है हमारा 10 वेग, 20 वेग, 30 वेग अगर नहीं कर सकते, तो हम आरक व द्राक्षा का क्वाथ बना, क्वाथ को हम 2 महीने 3 महीने तक कंटिन्यूअस लें, तो ये पैथोलॉजिकल रिकवरी भी जल्दी से आ जाती है। और हमारा फोकस रहेगा कि हम ओरिजिनल स्टेटस होम्योस्टेसिस को रिस्टोर करें। अगर होम्योस्टेसिस को रिस्टोर नहीं होता है तो क्या हो सकते हैं, इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। दीनता, क्षयतु, अलग अलग पार्ट में इडिमा, ये इडिमा डिपेंडेंट पार्ट में हो सकता है, ये कार्डियक इडिमा हो सकता है, ये एलिमेंट्री इडिमा हो सकता है, ये रीनल इडिमा हो सकता है, फिर पांडुता मीन्स एनीमिक कंडीशन जिसमें माइलोडिस्ट्रॉफी की जैसी कंडीशन आ सकती है, लिवर फेल्योर की जैसी कंडीशन आ सकती है, स्किन रैशेस वगैरह या फिर स्किन डिजीज वगैरह हो सकते हैं। तो फीवर, इवन फ्लू को भी हमें पोस्ट फ्लू फेज में हमें थोड़ी ट्रीटमेंट को ज्यादा करना पड़ेगा और इसके लिए अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, तो ओवरऑल पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस को हम कर सकते हैं। जो मैंने इनिशियल बात की थी कि ऑटो इम्यूनिटी की, तो वायरल इन्फेक्शंस दे कैन ऑनसेट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, दिस आर वर्क फ्रॉम द जर्मनी। इसकी डिटेल्स है पर काफी डिटेल से काफी सारी चीजें, तो मैं इनको पूरा जो है वो यहाँ पर रख नहीं पाया। केवल मैंने यहाँ पर जो समरी, जो उसका जिस्ट है, मैंने यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किया था। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आयुर्वेद है तो सही है, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द कॉम्प्लिकेशंस दैट मे बी अराइजिंग फ्रॉम द डिजीज। सो हम जितना प्रिपेयर्ड रहेंगे, जितना हम ट्रीटमेंट करेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट फ्लू को अगर हम ट्रीट कर देते हैं तो उससे सोसाइटी को लाभ होगा और आयुर्वेद को लाभ होगा। अगर कोई प्रश्न है तो मैं उपस्थित हूँ, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से उन प्रश्नों को यहाँ पर। ये चल नहीं रहा, अभी मत बुलाओ, है ना, मेरा लेक्चर यहाँ पूरा होने में। ये जो प्रश्न आया विरेचन के पीछे के सिद्धांत को कैसे, जो हम टिपिकली जो यूज करते हैं, तो बेटर वर्ड इज शोधन। और शोधन को हमें समझना ये ज्यादा ठीक रहेगा। हम वमन या विरेचन दोनों करवा सकते हैं, ऊर्ध्वभागहर विरेचन नाम दे दें, अधोभागहर विरेचन नाम दे दें, और ये ज्वर से ही है। और ज्वर को अगर हम देखें, ज्वर और श्वास दोनों, तो ज्वर तो आमाशय विकार ही है, और अगर हम श्वास के साथ ले तो वो भी जो है वो आमाशयगत विकार के में ही होगा, क्योंकि ये भी जो है ये आमाशय समुत्थ है। पित्त स्थान समुद्भवो हृदयस्य रसादीनाम धातूनाम चोपशोषण ही। तो जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं इनमें विरेचन ये जीआई ट्रैक्ट से ही रिलेटेड हो रहा है, तो हमें इनमें विरेचन ये करवाना पड़ेगा। सेकंड, जो आपने ये बात बताई है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि गट माइक्रोबेटा को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसको गट माइक्रोबेटा की हेल्थ के लिए काफी सारी अलग अलग मेडिसिन है, पर प्रेफरेबली इज विरेचन। थर्डली जो मैंने यहाँ पर रखा था, और ये बेसिकली रेफरेंस श्वास का नहीं है, ये रेफरेंस जो है वो गुल्म का है। यदा ही गुल्म विदयते, तो वहां पर उन्होंने जो है ये बताया कि पस इन्फेक्शन जो है पस है, ये पस अगर करनी पड़ेगी, और वो पस अगर लिवर एब्सेस है और उसको अगर आपने थ्रू विरेचन ड्रेन कर दिया, तो पेशेंट को प्रॉब्लम जो है ये कम होगी। तो
तो ये तीनों चीजें एक्सप्लेन करती हैं कि भाई विरेचन को हमें क्यों करवाना चाहिए, एंड दिस आर द बेसिस ऑफ विरेचन. द फर्स्ट वन इज these are from the आमाशय समूह विकार. Second one, these are related with the rasa. Third one, microbiota. Or fourth one, it would be easier for the patient for removal of the morbid material. I think I have satisfactorily given the answer. If any doubts are there, you may discuss. Is there any your viewpoint? यूजुअली मैंने जो भी प्रैक्टिस की है हेमगर्भ की और अभ्रगर्भ की, ये मैंने 5th डे के बाद की है. तो पेशेंट जो भी मेरे पास थे ड्यूरिंग कोविड की मैं बात करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, जो मैंने 2 यहाँ पर रखे थे. तो एक तो कंडीशन ये थी कि जहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने इमीडिएटली यूज की थी. और बाकी जिन लोगों को कोविड के ड्यूरेशन में मैंने ट्रीटमेंट दी थी, तो उनमें जब रिकवरी का फेज आने लगता है, यानी यूजुअली 5th और 6th डे के बाद जब साइटोकाइन स्ट्रोम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो ऐसी कंडीशन में मैं देता था. उस समय 2021 की जब मैं ये बात कर रहा हूँ, उस समय मेरे पास कुछ 40 एक पेशेंट कोविड के थे, एंड आई वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कोविड. सो आई टुक अभ्रगर्भ पोटली ऑन 7th डे, स्टार्टेड ऑन 7th डे एंड कंटिन्यूड टू टिल 10th डे. तो मैंने 3 दिन जो है वो ली थी. एंड आफ्टर 1 month or 2 months, I got infection somewhere in May, April end, and my CT was taken in July. उस समय जो है वो there was no residual effect of COVID. तो ये हम कर सकते हैं. तो ये आपका जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया है. इसके अलावा पेशेंट अगर ओवर एज है तो भी हम कर सकते हैं. यहाँ पर एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये हैवी मेटल कंटेनिंग है. गोल्ड वैसे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, पर लिवर हेल्थ और किडनी हेल्थ को दोनों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. टाइम्स ऑफ इंडिया में गुरुची के बारे में भी काफी सारे सवाल उठाए गए थे. तो जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उनको पेशेंट को थोरो एग्जामिनेशन के बाद दें और स्पेसिफिक पीरियड के लिए दें तो वो ज्यादा अच्छा है. गुरुची इंड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑल्टर्ड इम्यूनिटी या फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के कुछ एक पेशेंट्स जो है वो रिपोर्ट हुए थे 2021 में, और इसकी जो है वो काफी सारी चर्चा हुई थी. तो मैं केवल ये रेकमेंड करूंगा कि पेशेंट को हम थॉरोली एग्जामिन करें, पीरियोडिकली पेशेंट का लिवर प्रोफाइल और किडनी प्रोफाइल करवा लें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और उसको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही दें. पेशेंट को अपने पास से ही मेडिसिन दे तो वो ज्यादा अच्छा है. सेल्फ मेडिकेशन की जगह पर पेशेंट क्या करते हैं, एक पेशेंट को हुआ, फैमिली में किसी को आपने हेमगर्भ पोटली पूरी बोतल दे दी, 5 की बोतल आती है, एक ने तो ले ली, एक को तो एक गोली से, आधी गोली से ठीक हो गया, फिर वो जो है वो किसी और को दे देगा और वो पूरी गोली ले लेगा, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ले लेगा. तो ये एडवाइजेबल नहीं है. ये इसका वर्क 1977 में या फिर 1980 में हुआ है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में. आज का इट्रारे में डॉक्टर दिलीप दल ने इनका वर्क किया था. तो यू कैन गेट इट फ्रॉम आयु, इसके रेफरेंसेस. जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर उज्ज्वला, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सेशन था. लास्ट टाइम के जैसे ही मैं लास्ट टाइम भी अटेंड की थी आपका सेशन. तो सर जैसे कि वो आपने विरेचन का बोला ना सर, विरेचन का, तो मैंने जितना समझा कि हमें धातु पाक न होने के लिए
विरेचन कराना है क्या? मुझे ऐसे लगता है कि आगे जो धातुपाक अवस्था है वो ना होने के लिए कराना है, जो ज्वर में बताया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं 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 विरेचन एक्चुअली मैं लेट मी क्लियर, बीच में जो है वो स्लाइड्स छूट गई थी, इसके कारण उज्ज्वला जी आपका माइक म्यूट हो गया है। तो पहले हाँ ये सर, हाँ। धातुपाक और मलपाक की जो कंडीशन है इसका डिस्क्रिप्शन भाव प्रकाश में मिलता है। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, आप बताइए सर। एक काम करते हैं, मैं उज्ज्वला जी एक काम करते हैं, जी मैं सर। पहले जो है वो मैं अपनी बात रख लूं, और इसमें अगर आपको कोई द्विधा हो तो आप मुझसे जो है वो शेयर कर सकती हैं, आपके ओपिनियंस भी शेयर कर सकती हैं। तो जो दोषपाक और मलपाक की बात है, ये बात आई दो जगह पर मेनली। एक आई भाव प्रकाश में और दूसरी आई माधव निदान में। तो दोष पाक और मलपाक जो है, ये जो फीवर की 3 स्टेज हैं मिलेंगी, और पक्वावस्था, पच्यमान और पक्वावस्था के बीच में ये हमें मिलेंगी। धातुपाक अगर होता है तो रोग बढ़ेगा या फिर कॉम्प्लिकेशन होंगे या पेशेंट की डेथ होगी। और जहां पर दोषपाक हो रहा है वहां पर दोष का जो है वो जो मॉर्बिड मटेरियल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो रिकवरी लाएगा। अब विरेचन की जो बात है वो धातुपाक और मलपाक के बाद की कंडीशन में है, जहां पर हमें चेंजेस रह गए। किसी भी डिजीज में रेसिडुअल चेंजेस रह जाते हैं। अगर हम ब्रोंकियल अस्थमा की बात करें या फिर रेस्पिरेटरी इन जनरल कोई भी हम बात करें, तो रेस्पिरेटरी में जहां पर एयर सैक इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी दैट इज अ सिंगल लाइनिंग बिटवीन द कैपिलरीज एंड द एयर सैक। तो जब ये डिजीज होते हैं तो क्या होता है कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी इनमें चेंजेस होते हैं और ये प्लास्टिक टिश्यूज के रूप में ये चेंज हो जाते हैं, जहां से ऑक्सीजन की एक्सचेंज नहीं होती है। हम तमक श्वास में ये बात हमेशा करते हैं कि सयाप्य तमक स्फुट, तो तमक श्वास को प्रैक्टिकली देखें तो माइल्ड टू मॉडरेट तो जो है वो क्योर हो जाता है। आज हम बात भी ये करते हैं कि भाई ये इट्स क्योरेबल, बट इनफैक्ट चरक की अगर हम बात करें तो चरक में इसको याप्य बताया, और उसके बेसिस ये हैं कि जो टिश्यूज इन्वॉल्व हुए थे किसी एक टाइम पे इन्फ्लेमेशन में, उनकी ओरिजिनल स्टेटस जो है वो नहीं आ पाई है और इसके कारण पेशेंट में दिक्कत होती है। वो एरिया जो है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए बिल्कुल निकम्मा हो जाता है, वहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज होती ही नहीं है। पर ये इतने स्मॉल लेवल्स पर होती है, और अगर हमें तो ये बॉडी सरफेस एरिया से कई 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 गुना ज्यादा है, तो उसकी इम्पैक्ट हमें कम देखने को मिलती है। उन्होंने किस प्रकार से ये तय किया होगा, आज हमारे पास टेक्निक नहीं है इसलिए हम इस पर कुछ चर्चा नहीं कर सकते। अगर आप कहीं रिसर्च सेंटर में हैं या फिर आप कोई पीजी कोर्स में हैं या फिर आप कहीं पीजी सेंटर में भी काम कर रही हैं, तो प्लीज मैं फोल्डेड हैंड से आपको जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर आप थोड़ा काम करिएगा। तो ये एक है। तो विरेचन का जो रोल है ये बाद में आता है जब रिकवरी फेज में हो तब। आई थिंक दिस इज माय व्यू पॉइंट। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर उज्ज्वला, आपको कुछ और पूछना है बेटा? हेलो डॉक्टर उज्ज्वला। सर, वो कुछ दूसरा पूछना चाहती थी सर। उन्होंने इंद्रियवादी के बारे में तो यहाँ पे पूछा है। सर, घृत की अवस्था बताएंगे, फिर घृत कब देना है, जैसे कि ज्वर में घृत। आई एम नॉट एबल टू गेट यू सर, घृत की जैसे ज्वरांते बोला है ना, वात पित्तोत्तरे घृत है, तो उसकी अवस्था आप कैसे एक काम करिए ना, आप मुझे टेक्स्ट में ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
यस, घृत घृत घृत, यस यस यस, ये निराम अवस्था में दी, निराम 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 में। घृत को देना हो तो निराम अवस्था में देना है। ज्वरो जीर्णो वर्तते, तो वहां पर देना है आफ्टर 7th डे। टेम्परेचर अगर ज्यादा फ्लक्स हुआ है तो आफ्टर 12th डे। और इसके साथ साथ जब पेशेंट में भूख थोड़ी लगने लगे, एपेटाइट थोड़ी इंक्रीज हो, सेकेंडली लाइटनेस थोड़ी आने लगे, आपके सीआरपी लेवल्स जो है वो थोड़े घटने लगे, 2 फोल्ड तक लिमिट हो जाए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए घृत को। और घृत का यहाँ पर जो डोज देंगे वो काफी कम रहेगा। प्रेफरेबली ऐसी कंडीशन में हम गुजरात में तो एक चीज बनाई जाती है राब, ये यवागू की तरह ही होती है, या फिर हलवा सीरा बोलते हैं गुजरात में। ये हम 5 ग्राम की मात्रा में, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 ग्राम्स, ये समन स्नेह या फिर भ्रूण स्नेह के रूप में ये अगर हम देते हैं तो ठीक है। और अगर घृत में देना है तो दशमूल घृत दे सकते हैं, शुंठी घृत दे सकते हैं, पर अच्छा पेय दें। और ये या फिर इस प्रकार से हम आहार के साथ दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चित्रघृत भी है, चित्रघृत तो आज ये बनने में दिक्कत हो रही है, कहाँ पे मिल रहा है उसकी क्वालिटी का थोड़ा अगर आपको रिलायबल है तो आप दे सकती हैं चित्रघृत। दशमूल घृत मिल जाए तो वो भी आप दे सकती हैं, अगर आप खुद बनाती हैं तो वो सबसे बढ़िया है। और कुछ? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हेतल जी? जी जी डॉक्टर साहब, एक बार चैट बॉक्स में डॉक्टर साहब एक है, उज्ज्वला ने चैट बॉक्स में लिखा है सर कुछ। बच्चों में बार बार फ्लू होता है, ये उज्ज्वला जी का ही है। तो मैंने इसमें आप जो है वो थोड़ा विरेचन दीजिए, और जो जिन पेशेंट्स में ये हो रहा है तो आप दो काम करिए। एक, जब फ्लू हो रहा है तो उसको तो आप मेडिसिन दीजिए, उसके बाद पेशेंट को सजेस्ट करिए, अगर पेशेंट मानता है तो आप उनको अभयाधिक्वात एटलीस्ट 3 महीने तक दीजिए, और सीजन जब आए तो उनको नशे के लिए प्रेरित करिए। और तुलसी डिटॉक्स वाटर, तुलसी के पत्ते या फिर मांजर, उसके बीज होते हैं, उसको पानी में डाल करके एक पोटली बना करके पानी में डाल के और वो पिए तो सिवियरिटी जो है वो कम होगी। दूसरा कहा भी था कि जो बाकी के हेल्थ केयर मेजर्स हैं, हाइजीन मेजर्स है, दैट इज टू बी ऑब्जर्व। तो सीजन को हमें जो है ये, दिस इज अ पॉपुलर मेडिसिन अभयाधिक्वात। तो अभयाधिक्वात तो एक पॉपुलर मेडिसिन है, तो उसका तो रेफरेंस आप निकाल लीजिएगा। जी हाँ, पोल्यूशन की बात की तो पोल्यूशन के बारे में एक काम कर सकते हैं, मेरा एक आर्टिकल भी है एसटीएम जर्नल में, प्रतिमर्श नस्य का अगर हम यूज करते हैं, और सुश्रुत को अगर हम बात करें तो सुश्रुत में एक काल बताया गया है, घर से बाहर निकलते समय आप नसें, तो ये कर सकते हैं। और ये पोल्यूशन इफेक्ट को कम करने में ये सबसे बढ़िया है। आप केवल तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल, इवन कोकोनट ऑयल करिए, दिक्कत कम होगी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फूड, इट इज नॉट एडवाइजेबल। वो हम फूड ले वो ठीक नहीं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आपने लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। और स्ट्रेस में एक काम क्या काम करिएगा, थोड़ा मेंटल हेल्थ प्रोमोटिंग मेडिसिन
प्राणायाम या फिर ध्यान वैसी कोई प्रोसीजर करवाइए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैडम सेटिस्फैक्ट्री है? जी जी जी, बहुत बढ़िया। मैडम? जी जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट पार्ट को भी आपने सभी के सामने रखा। और आज हमारे 21 नवंबर को हमने 10 साल पूर्ण किए हैं। आज के सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद। और 530 तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स और बहुत सारे स्पीकर्स का भी मैं तहे दिल से आज के स्पीकर का धन्यवाद करते हुए, डॉक्टर निशांत जी शुक्ला, आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए। आपने बहुत अच्छा सारी चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को विथ इनिशियल प्रस्तावना के साथ आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। हम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी अपनी अपनी जगह पे आयुर्वेद के प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।